कॉमिक्स राजा चैनल के सभी मित्रों, दर्शकों एवं व्यूवर्स को कॉमिक्स राजा का प्यार भरा नमस्कार, स्वागत व अभिनंदन। मित्रों, आज हम आपके लिए राज कॉमिक्स के अंतर्गत सुपर कमांडो ध्रुव की दूसरी कॉमिक्स लेके आए हैं इस चैनल पर, जिसका नाम है मित्रों रोमन हत्यारा। परंतु मित्रों, कॉमिक्स को स्टार्ट करने से पहले हम राज कॉमिक्स का शुक्रिया अदा करते हैं, जिनकी बदौलत और जिनके कारण हम ये कॉमिक्स आप तक प्रस्तुत कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले राज कॉमिक्स और उसके संपादक मनीष गुप्ता, मनोज गुप्ता का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम। चलिए मित्रों, स्टार्ट करते हैं रोमन हत्यारा सुपर कमांडो ध्रुव की दूसरी कॉमिक्स। पहली थी मित्रों प्रतिशोध की ज्वाला, उसके बाद अब दूसरी कॉमिक्स है मित्रों रोमन हत्यारा सुपर कमांडो ध्रुव। बहुत पुरानी बात है, ईसा ने 326 वर्ष पूर्व यानी आज से 2314 वर्ष पहले की, जब सिकंदर और पोरस का प्रसिद्ध ऐतिहासिक युद्ध अपनी चरम सीमा पर था मित्रों। पोरस का रण कौशल सिकंदर की सेना पर भारी पड़ रहा था, क्योंकि पोरस ने इस युद्ध में हाथियों का उपयोग किया था और इस कारण यूनानी सैनिकों को पीछे हटना पड़ा। इतिहास में ऐसा कहीं भी लिखा नहीं मिलता, परंतु ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त सिकंदर ने एक ऐसे खतरनाक साधन का प्रयोग किया जिसकी कोई काट नहीं थी और जो अकेले ही हारी बाजी को जीत में बदल सकता था। और यह खतरनाक साधन था एक रहस्यमय रोमन सैनिक, जिसमें असीम शक्ति थी, गजब की ताकत। और कहते हैं कि उसकी ताकत का स्रोत था उसका टोप, जो किसी सूफी ने उसको उपहार स्वरूप दिया था। इतिहास गवाह है कि पोरस की हार उसके हाथियों के भड़कने के कारण हुई थी, और उन हाथियों को भड़काने का कारण था वह रहस्यमय सैनिक और उसका रहस्यमय टोप। और जहां तक मेरा ख्याल है यही वह टोप है, समझे। वाह, यह तो हमारे म्यूजियम की सबसे नायाब चीज होगी, इसको तो म्यूजियम में ही पहुंचाऊंगा। तभी दोस्त सोचते हैं मेरे अलावा और कोई इसको म्यूजियम तक नहीं ले जा पाएगा। इनको हवा भी नहीं लगेगी कि यह टॉप कब और कैसे म्यूजियम पहुंच गया। जी हाँ, सिंधु घाटी के खंडहरों में खड़े यह चारों व्यक्ति कुंदनपुर म्यूजियम के डिप्टी डायरेक्टर हैं। बाएं से तिवारी जी, श्रीवास्तव बाबू, खान साहब और मिस्टर डिसूजा। और चारों यह जानते हैं कि जो भी यह टॉप म्यूजियम तक पहुंचाएगा, मेयर साहब अगला म्यूजियम डायरेक्टर उसे ही बनाएंगे। और इस प्रकार यह कहानी प्रारंभ हुई, जिसने पूरे कुंदनपुर को हिलाकर रख दिया। शुरुआती तिवारी जी ने करी। जहां तक मेरा ख्याल है इस रोमन टॉप की सुरक्षा जरूरी है, वरना इसके साथ ही मेरा डायरेक्टर बनने का चांस भी उड़नछू हो जाएगा। वैसे भी मुझको बाकी तीनों की नीयत पर शक है, लेकिन अब कोई फिक्र नहीं, वह एक फांसी का फंदा बिछा देते हैं। अब यह फंदा मेरे रोमन टॉप की रखवाली करेगा। ओह, अब मैं चैन की नींद सो सकूंगा। इधर तिवारी जी की पलकें मूंदी और उधर श्रीवास्तव बाबू ने तिवारी जी की टेंट में प्रवेश किया। वाह, इतनी आसानी से काम हो गया, सोचते हैं तिवारी जी। हा हा हा, अब यह रोमन टॉप मेरा है। इससे पहले कि कोई जगह मैं रातों रात रफू चक्कर पर खान साहब भी घात लगाए बैठे थे। उन्होंने तिवारी जी को धक्का दिया, टॉप दूर जा गिरा और अब रोमन टॉप खान साहब के हाथ में था। रफू चक्कर होगा। अरे, अब अपनी खोपड़ी को रफू कराता फिरेगा श्रीवास्तव। हा 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 हा, यह क्या। तभी वह गिर पड़ते हैं। बड़ी जल्दी में थे खान साहब, कहीं जा रहे थे क्या। खान साहब एक गड्ढे में गिर जाते हैं। कहीं नहीं डिसूजा भैया, अरे मुझे जल्दी से बाहर निकालो, कहीं किसी सांप वाप ने काट लिया तो मेरा यहीं पर मेरी कब्र ना बन जाए। अरे मरे तुम्हारे दुश्मन, ऐसा करो तुम यह टोप ऊपर फेंको, बदले में मैं एक रस्सी नीचे फेंक दूंगा, बस इतना ही करना है तुम्हें। लो ये लो कमबख्त, पकड़ो। हा हा, धन्यवाद खान साहब, अब तो कुंदनपुर में ही मुलाकात होगी, बाय बाय, चलता हूं। अरे धोखेबाज, रस्सी तो फेंकता जा। हा हा हा, रस्सी होती तो मैं और कहते कहते ही वो रस्सी के फंदे में फंस जाता है। मित्रों, अंधेरे में डिसूजा को जमीन पर पड़ा हुआ फंदा बिल्कुल नहीं दिखा और वह उल्टा लटक जाता है पेड़ों पे, जिसे तिवारी ने लगाया था, जो तिवारी जी ने वहां पर खास तौर से बना रखा था। बचाओ बचाओ, वो चिल्लाने लगता है। इस चीख पुकार से तिवारी जी की नींद खुली।
अरे यह कौन चिल्ला रहा है और मेरा रोमन टॉप कहाँ गया? तिवारी जी तेजी से आवाज की तरफ भागते हैं। ओह तो तुम हो डिसूजा, धोखेबाज चोर। अरे बातें बाद में करना यार, पहले मुझे नीचे तो उतारो। नहीं, तुम्हारे जैसे विश्वासघाती की यही सजा है कि तुम ऐसे ही उल्टे लटके रहो। इतने क्रूर मत बनो दोस्त। गुड बाय डिसूजा, अब कुंदनपुर में ही मिलेंगे। अब तुम अखबार में पढ़ोगे कि नगर मेयर द्वारा श्री एम तिवारी म्यूजियम डायरेक्टर नियुक्त हो गए हैं। ऐसा कह के वो चल पड़ता है। अगले दिन आईजी राजन के बंगले के लॉन में पीटर मैसी 1982 का राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 5 सशस्त्र डकैतों को अकेले ही सिर्फ ईंटें फेंक फेंक कर मार भगाया। रेणु 1983 की राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार विजेता, बाढ़ से 10 व्यक्तियों की जान बचाई, राष्ट्रीय जूनियर निशानेबाजी चैंपियन। करीम शाह 1981 का राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार, नशीले पदार्थों के 7 तस्करों को गिरफ्तार कराया। और अरे यह चौथा कौन आ गया? इसमें तो सिर्फ 3। श्वेता मेहरा 1984 में मक्खियों को अकेले ही मार डाला। और ठहर तो बंदरिया, अभी बताता हूं। ध्रुव श्वेता के पीछे भागता है। मम्मी मम्मी बचाओ। हा हा हा, डरपोक कहीं की। हा हा, कमांडो पीटर, रेणु और करीम, तुम तीनों की ट्रेनिंग कल से शुरू होगी। अब तुम तीनों गेस्ट हाउस जाकर आराम करो। थैंक्स कैप्टन। आओ बेटे, कहो कैसी है तुम्हारी कमांडो फोर्स? मेरी नहीं, आपकी पापा। इन सब की इजाज़त आपने ही तो दिलवाई है। वैसे कमांडो फोर्स अभी छोटी होने के बावजूद बिल्कुल मेरे मन लायक है। तीनों कैडेट ईमानदार, साहसी और अपराध के कट्टर विरोधी हैं। इनकी 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद मैं इनको देश के अलग अलग शहरों में भेजूंगा, जहां ये राष्ट्रीय कमांडो फोर्स की शाखाओं की स्थापना करेंगे और पुलिस को अपराध खत्म करने में पूरा सहयोग देंगे। यही सब सोचकर तो मैंने तुमको इस वर्ष इस सब की इजाज़त दिलवाई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हारी कमांडो फोर्स मेरी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। यह मेरा वादा है पापा, मैं आपके विश्वास को कभी ठेस नहीं लगने दूंगा। इसी वक्त कुंदनपुर के 3 अलग अलग हिस्सों में नफरत का सागर उफान भर रहा था। म्यूजियम डायरेक्टर तिवारी, और यह सब खान और डिसूजा के कारण हुआ। तिवारी कमीने, देख लूंगा तुझे और बाकी दोनों को भी। खान साहब ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। अगर श्रीवास्तव और खान टांग ना अड़ाते तो तिवारी कभी डायरेक्टर ना बन पाता। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। और उसी रात जब घड़ी की सुइयां 1 बजने का इशारा कर रही थी, कुंदनपुर म्यूजियम में एक छाया व्यस्त थी। ये रही एक रोमन पोशाक, इससे इफेक्ट और जोरदार आएगा। और ये रहा मेरा प्यारा रोमन टॉप। 2 हाथ टॉप उठाने के लिए बढ़े, परंतु रोमन टॉप छूते ही एक अलार्म बज उठा। यह क्या? पलक झपकते ही सतर्क म्यूजियम गार्ड कमरे की तरफ भागे। कमरा बंद है अंदर से, दरवाजा तोड़ दो। परंतु कमरे में घुसते हुए एक क्षण के लिए हक्के बक्के रह गए। एक आश्चर्यजनक दृश्य उनकी आंखों के सामने था। रोमन सैनिक बने उस व्यक्ति ने इसका पूरा फायदा उठाया और उन पर टूट पड़ता है। आह, इतनी ताकत, यकीन नहीं होता। रोमन सैनिक ने म्यूजियम में तबाही मचा दी। म्यूजियम का मजबूत मुख्य द्वार भी रोमन सैनिकों की ताकत के आगे बेबस था मित्रों। वह सड़क पर आकर एक क्षण को रुका। सामने से एक कार आ रही है। यह क्या? यह तो मुझे रुकने का इशारा कर रहा है, कार में बैठा व्यक्ति सोचता है, पर रुकूंगा तो ये मुझको मार डालेगा। ड्राइवर का पैर एक्सीलेटर पर दबने लगा। स्पीडोमीटर की सुई उछलकर 90 पर थिरकने लगी, लेकिन फिर भी कार एक झटके से रुक गई। धप! अगले ही पल कार का ड्राइवर उछलकर बाहर आ गिरा। एक बार झटके से आगे बढ़ी कार और अंधेरे में गुम हो गई मित्रों। थोड़ी ही देर बाद पूरी सड़क पुलिस की गाड़ियों से भरी हुई थी। सुबह, और म्यूजियम के डायरेक्टर श्री तिवारी का दावा है कि उस रोमन टॉप को पहनने वाले में आश्चर्यजनक ताकत आ जाती है। यह अंधविश्वासी तो अरे जाओ, अगर इससे भिड़त हो गई तो देखूंगी कि कौन बचाने आता है। तुम लटकती हुई आ जाना बंदरिया। ध्रुव श्वेता के कान पकड़ लेता है मित्रों। मम्मी मम्मी, भैया ने मुझे फिर बंदरिया कहा। ठीक कहा। दिन डूबा, शाम ढली और रात गहराने लगी। शहर की सबसे ऊंची इमारत चैपल की 25वीं मंजिल से चारों तरफ अंधेरे का ही साम्राज्य नजर आ रहा था। हा हा,
मुझे तो हंसी आ रही है। देश के सबसे बड़े म्यूजियम के डायरेक्टर तिवारी जी पत्ते की तरह थर थर कांप रहे थे। तुम नहीं जानते जैकब, उस टॉप को पहनने से असीमित ताकत आ जाती है, समझे? और फिर उस रोमन सैनिक के लिए कोई काम असंभव नहीं रहता। शहर की सबसे ऊंची इमारत से अब हम आपको शहर के बाहर के सैनिक छावनी क्षेत्र में ले चलते हैं, जहां एक हवाई पट्टी पर खड़े कुछ लड़ाकू विमानों पर एक सैनिक पहरा दे रहा है। सब कुछ एकदम सामान्य और शांत है, परंतु एक से दृश्य बदल जाता है एकदम से। एक भयावह आकृति ने अंधेरे में प्रकट होकर पहरेदार को दबोच लिया। वो गिड़गिड़ाने लगता है। 2 मिनट की छटपटाहट के बाद पहरेदार का शरीर ठंडा और शांत पड़ जाता है मित्रों, और रोमन सैनिक किनारे खड़े एक लड़ाकू विमान की ओर बढ़ चलता है। अरे, इस वक्त कौन पायलट प्लेन उड़ा रहा है? हेलो हेलो 4501 NT, अपनी पहचान दो, वरना हम तुम्हें मार गिराएंगे। परंतु अंधेरे में कोई जवाब नहीं आता है मित्रों। शीघ्र ही 2 अन्य लड़ाकू विमान उस चोरी किए गए विमान के पीछे उड़ चलते हैं। और इधर चैपल की छत पर, समझने की कोशिश करो जैकब, मुझे पूरा यकीन है कि वह टॉप मुझे ही मारने के लिए चुराया गया है, और यह काम या तो श्रीवास्तव का है या खान का, और या फिर डिसूजा का। फिर भी तुम चिंता मत करो तिवारी, मैं अपने सबसे प्यारे दोस्त को कभी मरने नहीं दूंगा। यह इमारत मेरी है, यह इलाका मेरा है, चप्पे चप्पे पर मेरे आदमी बंदूक लिए तैनात हैं, समझे? अब तुम्हारा रोमन हत्यारा तुम तक या तो मरकर पहुंच सकता है या फिर उड़कर। तभी हेलीकॉप्टर की आवाज आती है, फाइटर प्लेन की मित्रों। यह लाखों हवाई जहाज इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहा है? गोली चलाओ इस पर। गोली की बौछार शुरू होती है, बुम बुम धाए धाए, लेकिन हवाई जहाज पर खरोच तक नहीं आई। जवाब में लड़ाकू यान पलटा भड़ाम, और उसने हमला कर दिया छत पर। इसकी तोपों का मुंह इमारत की तरफ मुड़ा और इमारत की छत के परखच्चे उड़ गए। तिवारी जी लिफ्ट की तरफ भागे। तोपें एक बार फिर गरजी, पीछा करने गरजी, और तिवारी जी के चिथड़े चारों तरफ बिखर गए। पीछा करने वाले लड़ाकू यान अब दूर नहीं थे। तुमने देखा राकेश? हाँ, अब और कोई चारा नहीं है। हमने इस विमान को नष्ट करना ही पड़ेगा। इसे समुद्र की तरफ खदेड़ो। वह खुद ही समुद्र की तरफ जा रहा है। चलो, इसने हमारा काम खुद ही आसान कर दिया, वरना इसके चलते हुए टुकड़े शहर में गिरते जलते हुए। दोनों लड़ाकू विमानों की तोपें लगभग एक साथ गरजी। निशाना सच्चा था। जलता हुआ विमान तेजी से पानी की तरफ गिरने लगता है मित्रों। लेकिन रात के अंधेरे में किसी ने भी रोमन सैनिकों को सकुशल बाहर निकलते हुए नहीं देखा था। विमान के टुकड़े धीरे धीरे समुद्र तल की तरफ बढ़ने लगे, और एक रहस्यमय आकृति समुद्र की सतह की तरफ पीछा कर रहे दोनों विमानों ने एक चक्कर काटा, और फिर वे तेजी से अंधेरे में गुम हो गए। हा हा हा, एक गया, 2 और बाकी। अगले दिन मैं अब भी कहता हूँ आईजी अजन साहब कि वह रोमन हत्यारा मरा नहीं है। वह ऐसे मामूली हादसे में मर ही नहीं सकता। मामूली? आप इस एक्सीडेंट को मामूली कह रहे हैं? खैर मिस्टर डिसूजा, मैं कोई ठोस खबर मिलने तक आपको एक अंगरक्षक दे सकता हूं। आप यही चाहते हैं ना? जी हाँ आईजी साहब, मैं जानता था कि आप मेरी जान खतरे में नहीं पड़ने देंगे। वैसे मेरा अंगरक्षक होगा कौन? उसका नाम है सुपर कमांडो ध्रुव। और थोड़ी देर बाद जब डिसूजा पुलिस हेडक्वार्टर से बाहर निकला तो उसके चेहरे पर निश्चिंतता तैर रही थी, बेफिक्री मित्रों। आधे घंटे बाद उसकी कार शहर के बाहर बीहड़ों के बीच बने एक केबिन की तरफ बढ़ रही थी, और वो सोच रहा था, जब तक यह खतरा टल न जाए तब तक यह केबिन मेरा नया घर होगा। यहाँ पर मुझको कोई नहीं ढूंढ पाएगा। वाह, हा हा। डिसूजा तेजी से कार से उतरा और उसने केबिन का दरवाजा खोला। आइए डिसूजा साहब, कौन हो तुम? अंदर कैसे आए? मेरा नाम ध्रुव है मिस्टर डिसूजा, सुपर कमांडो ध्रुव। आईजी साहब ने मुझको आपकी सुरक्षा के लिए नियुक्त किया है। तुमको? हा हा हा, तुम मेरी रक्षा करोगे? अरे तुम्हारे जैसे बच्चे की रक्षा तो उल्टा मुझे तो करनी पड़ेगी। मैं आपकी शंकाओं का कारण समझ रहा हूँ मिस्टर डिसूजा, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, वक्त आने पर मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। छोटा मुंह और बड़ी बात। खैर, मैंने ऐसे ही वक्त के लिए यह रिवॉल्वर संभाल कर रखा था। बहुत खूब, पर इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी मेरे रहते हुए। लेकिन एक बात तो बताइए, आपके अलावा श्रीवास्तव बाबू और खान साहब पुलिस के पास क्यों नहीं आए?
क्योंकि या तो वे बहुत चालाक हैं या फिर बहुत बेवकूफ़, और उन दोनों में से एक तो खुद ही रोमन हत्यारा है। उसको क्या फिक्र है। अंदर बैठे ध्रुव और डिसूजा केबिन की तरफ बढ़ रही तेज पगचापी से अनजान थे, और जब तक उनको खतरे का आभास होता, खतरा सिर पर आ चुका था। दोनों सोच में पड़ जाते। ओह आ गया, अब मैं नहीं बचूंगा। नहीं। छनाक, वो शीशे की दीवार तोड़कर अंदर आता है, लेकिन इससे पहले कि कोई अनहोनी घटती, ध्रुव लपक कर दोनों के बीच में आ जाता है। रोमन सैनिक का हाथ बिजली की सी तेजी से घूमा और ध्रुव उछलकर दूर जा गिरा। एक लंबे डग से रोमन सैनिक को डिसूजा के पास पहुंचा दिया। भय से कांप रहे डिसूजा को उसने गर्दन से पकड़कर उठा लिया। डिसूजा कदम घुटने लगा, लेकिन साथ ही साथ उसका रिवॉल्वर वाला हाथ ऊपर उठा। परंतु इससे पहले कि रिवॉल्वर चल पाता, ध्रुव एक बार फिर रोमन सैनिक पर टूट पड़ा। लेकिन यह तो मुझे ऐसे मार रहा है मानो मक्खी उड़ा रहा हो, ध्रुव सोच रहा था। यह लड़का मुझे नहीं बचा पाएगा। डिसूजा का रिवॉल्वर दोबारा उठा। नहीं, गोली मत चलाना। भय से कांप रहे डिसूजा ने कुछ नहीं सुना। उसका रिवॉल्वर एक के बाद एक गोलियां उगलने लगा। पूरा केबिन धुएं से भर गया, पर जब धुआं छटा तो यह क्या, इस पर तो गोलियों का कोई असर ही नहीं हुआ। डिसूजा बाहर की तरफ भागा। रोमन सैनिक भी उसके पीछे लपकता है मित्रों, लेकिन ध्रुव के कारण उसको फिर रुक जाना पड़ा, क्योंकि ध्रुव उसे कमर से पकड़ लेता है। एक बार फिर से ध्रुव पर अपने शिकार के भागने का गुस्सा उतारना शुरू कर देता है रोमन हत्यारा। ध्रुव को वार करने का कोई मौका नहीं मिला। वह किसी प्रकार ताकत बटोरकर उठ खड़ा हुआ, लेकिन तभी एक चमचमाती दुधारी तलवार उसकी गर्दन पर आ लगी, जो कि रोमन हत्यारे की थी, और अंदर घुसने लगी। ध्रुव के गले से खून की एक पतली धार नीचे की तरफ रेंगने लगती है। अगर इस वक्त कुछ ना किया। ध्रुव ने पूरा जोर लगाया और लकड़ी में गड़ा कील बाहर आ गया। सट! अगले ही पल ध्रुव का हाथ तेजी से घुमा और रोमन हत्यारे के हाथ पर उसने कील से वार कर दिया। इस समय भागने में ही समझदारी, और ध्रुव वहां से भाग पड़ता है। पीछे देखकर भाग रहे ध्रुव का पैर पेड़ की एक उभरी जड़ी में फंस जाता है। वह झटके से नीचे गिरता है, कड़ाक, और उसकी आंखों के आगे धीरे धीरे अंधेरा छाने लगता है। पास आती पदचापों को ध्रुव सुन नहीं पाया। ठक ठक, क्योंकि वह बेहोश हो चुका था। हा हा हा। रोमन सैनिक पलटा और अपने असली शिकारी की खोज में बढ़ चला। पता नहीं कितने देर बाद ध्रुव को धीरे धीरे होश आना शुरू हुआ। अरे डिसूजा जी कहाँ गए? कहीं वे उस रोमन हत्यारे के चंगुल में? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह तेजी से कॉटेज की तरफ भागा। कॉटेज तो खाली है, लेकिन यह जमीन पर क्या पड़ा है? यह तो उस गोली का खोल है जिस पर डिसूजा ने रोमन सैनिक पर चलाई थी। लेकिन यह तो अब कुछ समझ में आ रहा है। वह तेजी से बाहर निकला और अपनी स्पेशल मोटरसाइकिल पर शहर की तरफ रवाना हो गया। और फिर शहर के एक फ्लैट में, हेलो ब्लू बैग, मैं रेड रोज बोल रहा हूँ, गड़बड़ हो गई। डिसूजा बचकर भाग निकला बॉस। क्या भाग निकला? खैर, जो होना था हो गया, लेकिन अगर तुमने अपनी जुबान खोली तो हमेशा के लिए खामोश कर दिए जाओगे। कभी नहीं बॉस। वाह, क्या प्यार भरी बातें हो रही हैं। तुम यहाँ कैसे? क्या चाहते हो तुम मुझसे? उस केबिन में सिर्फ 3 लोगों की उंगलियों के निशान थे, डिसूजा, मेरे और रोमन सैनिक के। पुलिस रिकॉर्ड से यह पता करना कतई मुश्किल नहीं था कि वे तीसरी उंगलियों के निशान किसके हैं। वे निशान तुम्हारे थे, तुम्हारे यानी अपने जमाने के मशहूर दादा रंगा शाह के। तो अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुम्हारे बॉस का नाम और रोमन टॉप का पता। मुझे नहीं पता वह कौन है, खुदा कसम। झूठ। ध्रुव एक पंच मारता। तड़! मत मारो, मैं सच कह रहा हूं, मुझे नहीं मालूम। एक और पंच मारता ध्रुव। तड़! बात परसों की है। मैं इसी कमरे में बैठा सोच में डूबा था कि मेरी बेटी के निकाह के लिए पैसे कहां से आएंगे, कि तभी ना जाने कहां से एक अजीब आकृति मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? लेकिन उसने बिना कुछ बोले मुझे मारना शुरू कर दिया। तड़ तड़ तड़ाक। उसका एक एक हाथ 100-100 किलो के हथौड़े की तरह पड़ रहा था। फिर वह रुका और बोला, रंगा साह, यह पिटाई सिर्फ एक नमूना थी। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो अंजाम खुद ही समझ सकते हो, और अगर मान गए तो बेटी की शादी आराम से कर सकोगे। मरता क्या ना करता, मैं उसकी बात मान गया। मेरे हाँ कहते ही उसने मुझे कस कर एक झापड़ मारा और मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मेज पर एक चिट्ठी और वही रोमन टॉप और पोशाक रखी थी। यह रही वह चिट्ठी। इस चिट्ठी के साथ रखी टॉप पोशाक को पहनकर तुम परसों संतपुरा के बिहड़ों में जाओगे। यहाँ तुमको एक केबिन में डिसूजा नाम का आदमी मिलेगा। तुमको उसका खून करना है। डिसूजा की फोटो और
रास्ते का नक्शा एक चिट्ठी के साथ लगा रहा हूँ। डरना मत, स्टॉप को पहनते ही तुम में अद्भुत ताकत आ जाएगी। कत्ल करने के बाद यह पोशाक और टॉप वहीं छोड़कर चले जाना, तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। ओह समझा, लेकिन फिर डिसूजा का क्या हुआ? वह पूरा प्लान फेल हो गया। तुम्हारे बेहोश हो जाने के बाद मैंने डिसूजा को बहुत ढूंढा, पर वह मुझको कहीं नहीं मिला। तब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस जादुई पोशाक को लेकर उड़नछू हो जाऊं, पर मैं यह नहीं जानता था कि वह शैतान मुझ पर नजर रखे था। जैसे ही मैं अपने फ्लैट में घुसा, मेरे सर पर पीछे से एक जोरदार वार हुआ, खटाक। और जब मुझको होश आया तो ना तो वहाँ पोशाक थी, ना टॉप था और ना ही कोई पैसा। शायद तुम सच बोल रहे हो, पर इतना काम तो तुम्हारा ब्लू बैग खुद भी कर सकता था। सवाल यह है कि उसने तुमको क्यों भेजा? और उसी वक्त श्रीवास्तव बाबू के घर में। हेलो, हाँ खान, तुम कहाँ से बोल रहे हो? मैं पर्ल हार्बर पर समुद्र में खड़ी एक मोटर बोट से बोल रहा हूँ। हाँ, तुम तुरंत पर्ल हार्बर आ जाओ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, रोमन टॉप के विषय में। ही, बॉस ये सुनकर कितना खुश होगा। अभी आता हूँ प्यारे खान, अभी आता हूँ, बॉस कहता है। एक तरफ ध्रुव अपनी मोटरसाइकिल पर पूरे शहर में लापता डिसूजा को ढूंढ रहा था और दूसरी तरफ श्रीवास्तव बाबू अपनी कार में पर्ल हार्बर की तरफ बढ़ रहे थे। खान साहब को अभी बेसब्री से इंतजार था। यहां से मुझको दूर दूर तक दिखाई दे रहा है। आज वह श्रीवास्तव का बच्चा नहीं बचेगा। तिवारी मर चुका है, डिसूजा पर हमला हो चुका है। मैं रोमन सैनिक नहीं हूं। अब सिर्फ वह कमीना श्रीवास्तव ही रोमन सैनिक हो सकता है। आज मैं इस पाप को दुनिया से हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। तभी समुद्र में एक आकृति प्रकट होती है। हमेशा के लिए? तो तुम आ गए, अब तुम नहीं बचोगे श्रीवास्तव। जवाब में रोमन सैनिक धीरे से हंसा, हा 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 हा, और उसने अपना पैर कसकर मोटर बोट पर झटका। धम! पूरी मोटर बोट एक तरफ झुक गई। खान साहब संतुलन खोकर डेक पर आ गिरे और पिस्तौल उनके हाथ से छूटकर दूर गिर पड़ी। पिस्तौल उनके हाथ से छूटकर पानी में जा गिरा। अब खान साहब बेबस थे। मुझे माफ कर दो श्रीवास्तव, मैं तो मजाक कर रहा था। रोमन हत्यारे ने सब अनसुना करते हुए खान साहब के पैर पकड़कर उनका सिर पानी में डुबो दिया, उनको बोट से उल्टा लटका दिया। थोड़ी देर बाद छटपटाने के बाद खान साहब का बदन ठंडा और शांत हो गया। हा हा हा, यह भी गया, और वो उसे बोट पर ही फेंक देता है और मोटर बोट तेजी से किनारे की ओर बढ़ने लगती है। लगभग इसी वक्त श्रीवास्तव बाबू के घर पे श्रीवास्तव बाबू के पास कोई फोन आया था साहब। उसी के तुरंत बाद वे पर्ल हार्बर चले गए। पर्ल हार्बर? ध्रुव एक पल भी ना रुका। धड़ 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 मोटरसाइकिल चलती है। ध्रुव की तेजी से हवा से बातें करती उसकी स्पेशल मोटरसाइकिल सीधे पर्ल हार्बर पर ही जाकर रुकी। कार तो श्रीवास्तव बाबू की लगती है। ध्रुव ध्रुव रुको। ओ डिसूजा साहब, मैं तो आपको ढूंढ ढूंढ कर थक गया। थैंक गॉड कि तुम जिंदा हो। मैं तो समझा रहा था कि रोमन सैनिक ने तुमको। खैर छोड़ो, मैंने अभी अभी श्रीवास्तव के घर फोन किया था, पता चला कि वह यहाँ आया है। बस मैं तुरंत यहाँ चला आया। तो आइए, यहाँ पर सिर्फ एक मोटर बोट ही दिख रही है, शायद उसी में कुछ। मोटर बोट में घुसते ही दोनों भौचक्के रह गए। ओह आह, खान साहब मरे पड़े हैं। खान साहब मर चुके हैं, लेकिन यह देखो, इधर आओ ध्रुव। श्रीवास्तव रोमन हत्यारा है। मैं तो यह सोच भी नहीं सकता था। मेरा शक तो खान पर था। उठ कमीने, खेल खत्म हो चुका है। नहीं डिसूजा, खेल तो अब शुरू हुआ है। मतलब अब हर चीज शीशे की तरह साफ हो चुकी है डिसूजा साहब। उफ, रोमन सैनिक का क्या बक रहे हो तुम? नाटक करना बेकार है डिसूजा। मुझको तुम पर तभी शक हो गया था जब मैंने तुम्हारे कॉटेज में वापस जाकर वे चली हुई गोलियां देखी जो तुमने रोमन सैनिक पर चलाई थी। वे गोलियां नकली थी। अपने शक से बचाने के लिए तुमने रंगा शाह को रोमन हत्यारा बनाया। उसके बाद तुम श्रीवास्तव बाबू और खान साहब की घात में रहे कि किसी प्रकार तुमको यह पता चल गया कि खान साहब ने श्रीवास्तव बाबू को यहाँ बुलाया है। तुम यहाँ पहले आदम के खान का कत्ल किया और फिर सॉरी, जब श्रीवास्तव बाबू यहाँ आए तो तुमने उनको किसी प्रकार बेहोश कर दिया। अपनी पोशाक उनको पहना दी और बाहर आकर मेरा इंतजार करने लगे। बस, क्या सबूत है इसका? यह रोमन टॉप। मैं शर्त लगाकर कह सकता हूं कि इस पर हर जगह तुम्हारी उंगलियों के निशान हैं। जो अगर तुम निर्दोष होते तो इस रोमन टॉप पर वे निशान कभी ना होते। तभी श्रीवास्तव ध्रुव पे हमला कर देता है तड़ाक। इतने चालाक हो तो आप अपनी मौत से बच लो। डिसूजा के जोरदार वार से ध्रुव केबिन के अंदर आ गिरा। डिसूजा ने लपक कर केबिन बाहर से बंद कर दिया। भागने की कोशिश बेकार है डिसूजा। यह दरवाजा तोड़ने में मुझे सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। कड़ाक!
और तब तक मैं तुम्हारे लिए तैयार हो जाऊंगा, डिसूजा कहता है। दरवाजा टूटा मगर तब तक देर हो चुकी थी। डिसूजा रोमन हत्यारा बन चुका था मित्रों। ओह, अगर इसने मुझे पकड़ लिया तो मेरा बचना असंभव हो जाएगा। ध्रुव बिना किसी पूर्व चेतावनी के उछला और उसने रोमन सैनिक बने डिसूजा को बेरहमियों की तरह मारना शुरू कर दिया। आह आह, और डिसूजा बाहर डेक पर आ गिरा, लेकिन डिसूजा पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसके एक ही वार में ध्रुव नीचे आ गिरा। अब मैं तुमको बताऊंगा कि रोमन हत्यारे से उलझने का क्या नतीजा होता है। आह, ध्रुव को अपनी गर्दन की हड्डियां चटकती महसूस हो रही थी। वह समुद्री चिड़िया ची ची। ध्रुव के घुटते गले से एक हल्की सीटी उबली और अगले ही पल उड़ती चिड़िया विद्युत गति से नीचे उतरी और उसने रोमन हत्यारे पर हमला कर दिया। ध्रुव एक बार फिर आजाद था। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। और ध्रुव ने डेक पर पड़ी लोहे की मोटी चेन उठा ली और मेरे ख्याल से यह चेन इसको बांध रखने के लिए पर्याप्त होगी। लेकिन ध्रुव को तुरंत ही पता चल गया कि उसका ख्याल गलत था, क्योंकि रोमन हत्यारे ने कड़ाक वह जंजीर तोड़ दी। इस बार ध्रुव के लिए कोई मौका नहीं था। डिसूजा के हाथ ध्रुव की गर्दन पर कस गए। ध्रुव के पैर हवा में उठ गए और उसका दम घुटने लगा। उस पर बेहोशी छाने लगी। लेकिन बेहोशी की हालत में भी ध्रुव के हाथ उठे और डिसूजा के सर पर रखा रोमन टॉप ध्रुव के हाथ में आ गया और पल भर में खेल पलट गया। मेरी ताकत कहाँ गई? टॉप के उतरते डिसूजा की आश्चर्यजनक शक्ति तेजी से गायब होने लगी और ध्रुव ने तड़ाक तड़ाक उसे मारना शुरू किया। दो ही वारों में वो नीचे गिर पड़ा। धाड़ धाड़ धाड़। डिसूजा फर्श पर बेहोश पड़ा था। खेल वास्तव में अब खत्म हुआ था। फिर बाद में, वाह ध्रुव ध्रुव, पर इस टॉप को पहनने वाले में इतनी ताकत कहाँ से आ जाती है? थी जादू से? जादू से नहीं पापा, ये देखिए इस टॉप के अंदरूनी हिस्से में ये छोटी छोटी सुइयां सी उभरी हुई हैं और इन सुइयों पर किसी प्राचीन जड़ी बूटी का लेप है। जब इस टॉप को पहना जाता है तो ये सुइयां बहुत हल्के से पहनने वाले के सिर में चुभती हैं और उनके जरिए यह रहस्यमय जड़ी बूटी उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है। इसी दवाई के प्रभाव से टॉप पहनने वाले की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। इस जड़ी बूटी को साफ कर देने के बाद यह रहस्यमय टॉप एक साधारण टॉप बनकर रह जाएगा। और अब मैं चलता हूं। आज से मेरी छोटी सी कमांडो फोर्स की ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। बेस्ट ऑफ लक बेटे। तो दोस्तों, अगले अंक तक के लिए अलविदा दीजिए। नमस्कार। इसी के साथ मित्रों ये कहानी यही समाप्त होती है। फिर एक नई कॉमिक्स के साथ आपसे फिर मिलेंगे इसी चैनल पे। तब तक के लिए कॉमिक्स राजा को आज्ञा दीजिए। अलविदा मित्रों। थैंक यू। चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।